तो पिछली वीडियो में हमने हाइपरटेंशन और किडनी श्रिंकेज के बारे में बात की। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखो और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, वरना आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे, क्योंकि उसमें मैंने और भी कई एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किडनी श्रिंकेज का पता चलने के बाद मैंने क्या किया। तो मैं रिपोर्ट लेकर वापस डॉक्टर के पास गया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, मतलब किडनी वाले डॉक्टर को। अब आगे वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अब ये केस मेरे हाथ से निकल चुका है। अब सर्च करने के बाद मैं अपने शहर के सबसे मशहूर किडनी स्पेशलिस्ट के पास गया। पहली बार जब मैं उससे मिला तो उसका रिएक्शन भी वही था कि इतनी कम उम्र में तुम किडनी के शिकार कैसे हो गए। फिर उसने मुझसे मेरी हिस्ट्री पूछी, मोर प्रिसाइजली कि मैं शराब या सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता था। नहीं भाई, मुझे किसी चीज की लत नहीं थी, यहाँ तक कि मैं चिकन या मटन तक भी नहीं खाता था, तो शराब पीना तो दूर की बात हो गई। खैर, उन्होंने हिस्ट्री नोट की और मुझे कुछ टेस्ट कराने को बोला, जिनमें CBC, LFT, KFT और यूरिन रूटीन था। इस टाइम तक मेरी बॉडी पे किडनी खराब होने के कोई सिम्टम नहीं थे। रिपोर्ट आने पर मेरा क्रिएटिनिन 2.5 और यूरिया 50 था। और हैरानी की बात तो ये थी कि मेरा GFR 15 था भाई, सिर्फ 15। मतलब पहली बार मुझे पता चलता है कि मेरी किडनी खराब है और सीधा मेरा GFR 15 आता है। अब जिन लोगों को GFR के बारे में नहीं पता तो मैंने बता दूं कि GFR से हम अपनी किडनी की हेल्थ जांच सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी किडनी कितनी काम कर रही है, मतलब उसमें अभी कितनी बैटरी बाकी है। ये वैसे ही समझ लें जैसे आप अपना फोन 100% चार्ज करते हो और धीरे धीरे इस्तेमाल करने के साथ उसकी चार्जिंग खत्म होती जाती है और एक टाइम पर आकर वो डेड हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी किडनी की चार्जिंग धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगती है और एक समय पे आकर वो मर जाती है, जिसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं। पर ये ऐसे काम नहीं करता। उसके डेड होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली BP और शुगर होता है, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात की। अब ये लेवल बढ़ने का मतलब ये था कि किडनी श्रिंकेज ने वाकई ही मेरी किडनी पे असर डाल दिया था। फिर उन्होंने मेरी एक एंजियोग्राफी कराई, जिसमें एक कंट्रास्ट आपकी वेन में लगाया जाता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स हाईलाइट हो जाती हैं और एक्सरे मशीन क्लियरली विजुलाइज कर पाती है, जिसमें किडनी को जा रही ब्लड वेसल्स को देखा जाता है कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है जो क्रिएटिनिन बढ़ाने का कारण बन रहा था। लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल था और कोई ब्लॉकेज नहीं आई। मुझे याद है तब ये टेस्ट 8500 का होता था। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी एक किडनी डैमेज है तब भी आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, वो तभी बढ़ना शुरू होगा जब आपकी दोनों किडनी खराब होंगी। तो उन्होंने मुझे कुछ दवा दी, जिसमें यूरिन की और BP की दवा थी, और साथ ही साथ ये बताया कि मेरी इस कंडीशन को CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं, जिसमें किडनी एकदम से डेड नहीं होती, बल्कि इसमें हमारे पास टाइम होता है, जिससे ये धीरे धीरे कुछ सालों के बाद पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं होती, मतलब इसको आप टाल नहीं सकते। ये एक ना एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप इसको डिले कर सकते हैं अपनी अच्छी डाइट से और अपने लाइफस्टाइल से, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारे अंकल आंटी या किसी रिश्तेदार की किडनी खराब हुई थी, लेकिन वो तो ठीक हो गए और तुम बोल रहे हो कि CKD वाला मरीज कभी ठीक नहीं होता। तो मुझे भी ये बात कई बार सुनने को मिली थी जब मैं बीमार था, और ये बिल्कुल सच बात है कि आपके रिश्तेदार ठीक हो गए होंगे, पर कभी फुर्सत में उनसे पूछना कि क्या वाकई में उनको CKD थी या कुछ और था, और अगर CKD थी और अब वो ठीक हैं तो उनकी रिपोर्ट मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। अब यहाँ कुछ और से मेरा मतलब AKD से है, जिसे हम एक्यूट किडनी डिसीज बोलते हैं। देखो, किडनी खराब होने में 3 टर्म यूज होती हैं, AKI, AKD और CKD। सबसे पहली कंडीशन होती है AKI, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। एक्सीडेंट होने से, लो BP होने से, डिहाइड्रेशन या सीवियर इन्फेक्शन की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके इम्पैक्ट की वजह से आपके लेवल टेम्पररी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये AKD यानी एक्यूट किडनी डिसीज का रूप ले लेती है। अब ये दोनों कंडीशन होती हैं टेम्पररी, जिनका समाधान होता है और कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज के बाद आप ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर आपका रिश्तेदार आपको बोले कि मेरी किडनी खराब थी और अब मैं ठीक हूँ, तो वो इस सिचुएशन से गुजरा होगा जिसे वो CKD समझ बैठा था। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कंडीशन को समय रहते ट्रीट ना किया जाए तो किडनी पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज का रूप ले लेती है, पर उसके चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम ऐसे मामले सामने आए हैं। तो अब आपको पता चल गया कि AKI, AKD और CKD में क्या फर्क होता है। तो मैंने डॉक्टर से यूजुअली पूछा कि जो किडनी ज्यादा डैमेज है क्या हम उसको निकाल नहीं सकते, ताकि उसका असर दूसरी किडनी पे ना आए और इस तरह मुझे ज्यादा समय मिल जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि मान लो अगर हमने किडनी निकाल भी दी तो इससे किडनी खराब होने की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो दोनों किडनी काम कर रही हैं, चाहे कम ही हो लेकिन कर तो रही हैं। पर एक निकालने के बाद दोनों का काम एक किडनी को करना पड़ेगा, जिससे ये और भी जल्दी खराब होने लगेगी। तो मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद अपनी दवा कंटिन्यू की। और इस दौरान मैंने उनकी बताई हुई डाइट ली और सैर करने के साथ साथ योगा भी किया। लेकिन हमेशा की तरह 8 महीने वहां से दवाई खाने के बाद भी मेरा क्रेटिनाइन कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता ही गया। और 8 महीने बाद मेरा क्रेटिनाइन 3.5 और यूरिया 58 तक पहुंच गया था। अगले महीने टेस्ट करवाने के बाद सीधा ये जंप करके 5 तक आ गया और ये बड़ी तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। अब मैंने डिसाइड किया कि एक बार डॉक्टर और उनके मेथड को बदलना चाहिए। तो इस बार मैं किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास ना जाकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया और सोचा कि शायद इनकी दवा से कोई फर्क पड़ जाए। और सबसे पहले मैं जालंधर के एक मशहूर आयुर्वेदिक सेंटर के पास गया। उनकी दवा इतनी महंगी नहीं थी और 5-6 हजार में 1 महीने की दवा आ जाती थी, जिसमें कुछ सिरप भी थे। तो मैंने वहां से 6 महीने लगातार दवाई खाई, पर हाल वही रहा, कोई फर्क नहीं। और इसी के बीच बुखार की वजह से मेरा क्रेटिनाइन 5 से 6 तक पहुंच चुका था, क्योंकि बुखार की वजह से इम्यूनिटी बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगती है और ये सीधा आपके टीएलसी और प्लेटलेट्स पे असर डालती है, जिसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी महसूस होती है। खैर तभी मैंने किसी से दिल्ली के एक आयुर्वेदिक सेंटर के बारे में सुना, जिसका नाम संजीवनी था। वहां से दवा खाने के बाद मेरा क्रेटिनाइन बढ़ना बंद हो गया और बीच में ये कम भी हो रहा था। अब मैंने 2 साल लगातार वहां से दवाई खाई और उनकी दवा 10,000 के आसपास आ जाती थी। पर इसमें एक दिक्कत थी, क्योंकि मुझे एक टाइम पे 15 से 18 गोलियां खानी पड़ती थी, मतलब दिन की 45 गोलियां, और साथ में काढ़े भी पीने पड़ते थे, वो भी एक साथ नहीं बल्कि इंटरवल्स में, जिसमें मेरा 1 से 1.5 घंटा जाता था, जो काफी हेक्टिक था। पागल हो जाता था मैं। अब 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर इस दौरान बीपी और लेवल का बढ़ना एक आम बात हो गई और खून भी धीरे धीरे कम हो रहा था। तब उन्होंने मुझे एरिथ्रोपाइटिन के इंजेक्शन लगवाने को कहा। एरिथ्रोपाइटिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो बोन मैरो इसकी मदद से रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है, जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करने का काम करती है। और आमतौर पर इसे उन मरीजों को दिया जाता है जो सीकेडी या कीमोथेरेपी से गुजर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी अपने आप खून नहीं बना पाती और उसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इंजेक्शन 2 तरह से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक इंट्रावेनसली, जिसे हम आईवी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट जब डायलिसिस पे होते हैं तभी उस दौरान उसे ये लगा दिया जाता है। और दूसरा सबक्यूटनेसली, जिसे आउटर बॉडी पे इंजेक्ट किया जाता है, जैसे हमारी बाजू के इस पार्ट पे, थाई पे या स्टमक पर। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम रहती है। अब इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे कि डायलिसिस के दौरान क्या कुछ होता है। अब मैंने 1-2 बार ये इंजेक्शन बाजू में लगवाया और फिर बाद में डेक्सोरेन सिरप पे शिफ्ट हो गया, पर डॉक्टर की सलाह से, और काफी समय मैंने ये लिया, क्योंकि एक तो इंजेक्शन बहुत महंगा था और दूसरा इसे लगवाने के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब इससे एटलीस्ट मेरा एचबी थोड़ा स्टेबल हो गया था, पर फिर भी आप जानते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, किडनीज एचबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उस दौरान मेरा एचबी 8 से 9 के बीच रहता था, जो एक नॉर्मल रेंज थी। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके बाद मैंने कौन कौन से मेथड अपनाए और डायलिसिस की स्टेज पे कब पहुंचा और उस दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं यहाँ आपको कोई भी दवा या डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है और हर दवा उन पे अलग अलग असर करती है। तो कोई भी दवा खाने से पहले अपने कंसर्न डॉक्टर से जरूर पूछ लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें, क्योंकि यहाँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।